हमारे सामने मेरठ का वो सनसनीखेज मामला है। हाँ, जैसे मीडिया ने नाम दिया है ब्लू ड्रम मर्डर केस। बिल्कुल, हमारे पास कई अखबारों और न्यूज़ पोर्टल्स की रिपोर्ट्स हैं जो इस केस की परतें खोलती हैं। तो आज का मकसद इस पूरी कहानी को समझना है। एक क्रूर हत्या से लेकर उसके बाद के जो मोड़ आए हैं वो शायद हत्या से भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हाँ, किसी फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। और ये मामला वाकई में असाधारण है। देखिए, अक्सर अपराध की कहानियां एक पॉइंट पर जाके खत्म सी हो जाती हैं, मतलब गिरफ्तारी, चार्जशीट और फिर ट्रायल। हाँ, एक प्रोसेस होता है। पर इस केस में गिरफ्तारी के बाद एक पूरी की पूरी नई कहानी शुरू हो गई है जो शायद अपराध से कहीं ज्यादा जटिल और मानवीय भी है। तो शुरू से शुरू करते हैं। घटना क्या थी? तारीख थी 4 मार्च 2025। हाँ, 4 मार्च। जगह मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका और शिकार थे एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत। और देखिए, शुरुआत में वो मृत नहीं पाए गए थे। शुरुआत में तो वो बस गायब थे। अच्छा, तो पहले ये एक मिसिंग पर्सन का केस था। बिल्कुल, पहले तो ये एक गुमशुदगी का मामला ही लगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, शक की सुई वो सीधे 2 लोगों पर जाकर अटक गई। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि ये गुमशुदगी नहीं है, ये हत्या है। और पुलिस चार्जशीट के मुताबिक ये कोई गुस्से में अचानक किया गया अपराध नहीं था। नहीं, ये एक पूरी तरह से प्लान की गई साजिश थी। हर स्टेप सोचा समझा था। सौरभ को पहले नींद की गोलियों का ओवरडोज दिया गया। हाँ, और जब वो बेसुध हो गया तब चाकू से कई वार करके उसकी जान ले ली गई। और यहीं से इस केस का वो भयानक हिस्सा शुरू होता है। हाँ, मतलब हत्या करना एक बात है, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो शव को ठिकाने लगाने के लिए किया गया, वो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान का माइंडसेट कहाँ तक जा सकता है। मतलब शव के टुकड़े किए गए, ये बात ही अपने आप में दहला देने वाली है। और उन टुकड़ों को छुपाने के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नया बड़ा सा नीला प्लास्टिक का ड्रम खरीदा गया था। सिर्फ ड्रम में रखना ही काफी नहीं था उनके लिए। बिल्कुल नहीं, सबूत मिटाने की कोशिश देखिए। ड्रम को सीमेंट और डस्ट के घोल से ऊपर तक भर दिया गया ताकि गंद बाहर ना आए। एग्जैक्टली, ताकि किसी को कभी पता ही ना चले कि उस ड्रम के अंदर है क्या। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला प्लान ये नहीं था। अच्छा? स्रोतों के मुताबिक वो पहले शव को एक सूटकेस में पैक करने की कोशिश कर रहे थे। सूटकेस में? वो तो मुमकिन ही नहीं था। हाँ, जब वो नहीं हो पाया तब उन्होंने ये ड्रम वाला रास्ता अपनाया। ये तो किसी क्राइम थ्रिलर जैसा लग रहा है। और फिर इस सब के बाद जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मुस्कान और साहिल वो हिमाचल प्रदेश घूमने चले जाते हैं। जाहिर है, मकसद ये दिखाना था कि सब कुछ नॉर्मल है ताकि किसी को शक न हो। हाँ, एक क्लासिक तरीका है जांच को भटकाने का। एक तरफ इतनी क्रूरता और दूसरी तरफ एक सामान्य खुशहाल जीवन का दिखावा। चलिए अब मकसद पर आते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो इसको लेकर बड़ी अजीब अजीब थ्योरीज आ रही थी। मीडिया में खबरें थीं कि ये तंत्र मंत्र और काले जादू से जुड़ा मामला है। क्या इसमें कोई सच्चाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ शुरुआती अटकलें थी जिसने मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया था। अच्छा, लेकिन पुलिस ने जो 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट फाइल की है, वो इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करती है। जांच में यह साफ हो गया कि हत्या का किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर असली वजह क्या थी जिसे पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दर्ज किया है? वजह बहुत पुरानी और सीधी है, प्रेम संबंध। मतलब एक लव ट्रायंगल? हाँ, चार्जशीट के मुताबिक मुस्कान और साहिल के बीच अफेयर था और सौरभ उनके रास्ते का कांटा बना हुआ था। उसे हटाने के लिए ही ये पूरी साजिश रची गई। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर जुड़ता है ना? हाँ, और वो शायद इस अपराध की क्रूरता को समझाता है। वो क्या है? नशा। चार्जशीट में साफ लिखा है कि मुस्कान और साहिल दोनों ही ड्रग्स के आदी थे और ये सिर्फ एक साइड नोट नहीं है। इसे एक मुख्य कारण माना जा रहा है। बिल्कुल, ये पैटर्न हम कई अपराधों में देखते हैं जहां नशा सिर्फ एक कारण नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं, आग में घी डालने वाला काम करता है। एक कैटलिस्ट बन जाता है। हाँ, ये निर्णय लेने की क्षमता को इस हद तक खत्म कर देता है कि अपने पति के शव के टुकड़े करना और उसे सीमेंट में दफनाना एक लॉजिकल उपाय लगने लगता है। मतलब प्यार और नशा, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बन गए। पुलिस का कहना है कि उनके पास सबूत बहुत मजबूत है, चाकू, ड्रम, सीडीआर, सब कुछ। तो क्या बचाव पक्ष के लिए इन सबूतों को चुनौती देना मुश्किल नहीं होगा? बहुत मुश्किल होगा। और देखिए, ऐसे मामलों में एक क्लासिक डिफेंस स्ट्रेटेजी होती है, एक दूसरे पर दोष मढ़ना कि मैंने नहीं, उसने किया। हाँ, लेकिन यहाँ पुलिस ने जो साजिश की थ्योरी पेश की है, वो दोनों की बराबर की भूमिका दिखाती है। चार्जशीट में साफ बताया गया है कि काम बटे हुए थे। अच्छा, कैसे?
मुस्कान ने हत्या के लिए चाकू और नशीली दवाएं जुटाई, जबकि साहिल ने शव को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम और सीमेंट का इंतजाम किया। तो सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज से ये साबित हो जाएगा कि वो हर कदम पर साथ थे। हाँ, जिससे किसी एक पर पूरा दोष डालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और गवाहों की भी एक पूरी लिस्ट होगी। हाँ, करीब 36 गवाहों के बयान हैं चार्जशीट में। इनमें मृतक सौरभ के परिवार वाले हैं, उस ड्रग स्टोर का मालिक है जहाँ से शायद नींद की गोलियां खरीदी गईं, होटल का स्टाफ, पुलिसकर्मी। हाँ, ये सब तो हैं, लेकिन एक गवाही ऐसी है जो इस केस को किसी भी आम मर्डर केस से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। कौन सी गवाही? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 36 गवाहों में मुस्कान के अपने माता पिता भी शामिल हैं। क्या? हाँ, सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपनी ही बेटी के खिलाफ बयान दिया है। अपने ही माँ बाप का अपनी बेटी के खिलाफ गवाही देना, ये तो यकीन करना मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कि एक माँ बाप के लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा, लेकिन उन्होंने सच का साथ देना चुना। ये किसी भी केस में बहुत बड़ी बात होती है। तो गिरफ्तारी के बाद मुस्कान और साहिल दोनों जेल भेज दिए गए। ऐसा लगा कि कहानी का एक भयानक अध्याय खत्म हो गया। हाँ, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। बिल्कुल। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जेल में मुस्कान का एक रूटीन मेडिकल चेकअप हुआ। और उसमें क्या पता चला? जांच में पता चला कि वो गर्भवती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 से 6 हफ्तों की प्रेगनेंसी। 1 मिनट, मतलब इस पूरी क्रूर कहानी में अब एक और एंगल आ गया है। जेल में प्रेगनेंसी। हाँ, और इसने केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। इसका मतलब क्या हुआ अब जेल प्रशासन के लिए? इसका मतलब यह है कि अब जेल प्रशासन पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है। गर्भवती कैदियों के लिए जो नियम है, उनके तहत मुस्कान की खास देखभाल की जा रही होगी। हाँ, उसे एक अलग बैरक में रखा गया है। उसके खाने पीने का यानी पोषण का ध्यान रखा जा रहा है और रेगुलर मेडिकल चेकअप हो रहे हैं। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। इस नई परिस्थिति के बीच मुस्कान ने जेल प्रशासन से एक बहुत ही अजीब मांग की है। क्या? उसने कहा है कि वो कानून की पढ़ाई करना चाहती है, LLB करना चाहती है। LLB? लेकिन क्यों? वजह, वो अपना केस खुद लड़ना चाहती है। अपना केस खुद लड़ना, ये सुनने में तो बहुत नाटकीय लगता है ना? हाँ, क्या ये मुमकिन है? मेरा मतलब, क्या कोई भी ऐसा कर सकता है? देखिए, इरादा रखना एक बात है, पर इसे हकीकत में बदलना दूसरी। इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन है। क्या अड़चन है? स्रोतों के मुताबिक मुस्कान सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ी है, जबकि LLB करने के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। तो अगर वो वाकई अपना केस लड़ना चाहती है तो पहले उसे जेल से ही अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जो अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है। बहुत लंबी। तो एक तरफ उस पर हत्या का इतना संगीन आरोप, दूसरी तरफ वो माँ बनने वाली है और साथ ही वो वकील बनने का सपना देख रही है। ये सब एक साथ हो रहा है। इस बीच जेल में उनकी जिंदगी कैसी चल रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में दोनों को अलग अलग कामों में लगाया गया है। मुस्कान सिलाई का काम सीख रही है और साहिल को कृषि के काम में लगाया गया है। और सबसे जरूरी बात, दोनों को नशा मुक्ति केंद्र से भी जोड़ा गया है, ताकि उनकी नशे की लत पर काम किया जा सके, जो इस पूरे अपराध की जड़ में थी। बिल्कुल। इस पूरी घटना का असर सिर्फ इन दोनों पर ही तो नहीं पड़ रहा होगा, उनके परिवारों का क्या, खासकर मुस्कान का परिवार? उन पर तो बहुत गहरा असर पड़ा है। मुस्कान के परिवार को समाज ने लगभग बाहर कर दिया है। मतलब सामाजिक बहिष्कार? हाँ, हालत यह है कि उनके मेरठ वाले घर पर बिकाऊ है का बोर्ड लग गया है। लगता है कि परिवार इस घटना से जुड़ी यादों और सामाजिक दबाव के चलते अब उस शहर को ही छोड़कर कहीं और बसना चाहता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक अपराध की परछाई सिर्फ अपराधियों पर नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार की जिंदगी पर अंधेरा कर देती है। तब मेरठ का ये ब्लू ड्रम केस, ये अब सिर्फ एक क्रूर हत्या की कहानी नहीं रह गया है। नहीं, ये प्रेम, धोखा, नशा और एक भयानक अपराध के बाद सामने आ रहे मानवीय पहलुओं का एक उलझा हुआ जाल बन चुका है। हाँ, एक तरफ एक जघन्य अपराध है और दूसरी तरफ जेल में पनप रही एक नई जिंदगी और भविष्य की अनिश्चितता। और इस सब के बीच एक बात सोचने वाली है। एक तरफ कानून और न्याय की प्रक्रिया है, जो सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना काम करेगी और यकीनन दोषियों को सजा देगी। लेकिन दूसरी तरफ एक आने वाली जिंदगी है, एक अजन्मा बच्चा जिसका भविष्य पूरी तरह से इस केस के फैसले से जुड़ा है। तो यहाँ असल सवाल ये उठता है कि जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो क्या वो सिर्फ अपराध की सजा तय करेगी या फिर इस अपराध की परतों में छिपी उस नई जिंदगी की अनकही कहानी को भी किसी तरह संबोधित कर पाएगी?